अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। जैसे कि आपका पेपर अनकरीब होने वाला है और इस सिलसिले में एक बहुत ही अच्छी सोच आपके सामने लेके आए आप, और ऐसी ट्रिक जिसमें आपको बिल्कुल आसानी से आंसर आ सके। तो जितने पहले पॉइंट है वो उतने ही खास हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है इफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक सर्किल की इक्वेशन है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि आप इसका सेंटर बताएं या फिर इसका रेडियस बताएं। तो तमाम स्टूडेंट याद रखें कि इसका सेंटर निकालने का क्या तरीकाकार है। आप सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन को याद करें। ये जनरल इक्वेशन है और कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन का नाम क्या है। तो ये जनरल इक्वेशन है और जी और एफ का जिक्र आता है। जी से याद रखें ये जनरल इक्वेशन है और यहाँ पे सेंटर और रेडियस पूछा जाता है। याद रखें कि जैसे ही हम सेंटर लिखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बात और ये ट्रिक याद रखनी है कि x के साथ जो भी हमारे पास नंबर लिखा हुआ है यानी कि g लिखा हुआ है और y के साथ f लिखा हुआ है, तो हमें सेंटर लिखते वक्त करना यूं है कि 2 और x को छोड़ने के बाद g जो भी लिखा है इसकी साइन बदल के लिख देंगे -g, और इसी तरह 2 और y को छोड़ के f को सिर्फ और सिर्फ देखना है और इसकी साइन चेंज करके -f लिख देंगे। तो इस तरीके से सर्किल का सेंटर आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट इसका ये है कि रेडियस पूछा जा रहा है। तो रेडियस के लिए याद रखें कि हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि अगर आपको ये जनरल इक्वेशन दी हुई है जो कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, तो इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ रेडियस का जनरल इक्वेशन से रिलेटेड आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा जिसमें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो इस वीडियो के लिए मैंने स्पेशली आपके 10 ईयर को स्टडी किया और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आया। अब बिल्कुल इसी तरह का पॉइंट हमने एक और लिया जिसे हमने 1 के बाद 2 नहीं बल्कि 1a बोला, चूँकि वही बात है लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि यहाँ पे अब जी और एफ नहीं लिखा बल्कि नंबर्स लिखे। तो उसकी समझ आपको समझा दी और अब इसकी समझ इस तरह से समझाएंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ जो एक्स के साथ अगर यहाँ पे भी आपसे सेंटर पूछा जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है, वही तरीका कार है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे जी की जगह 8 नंबर दिया है तो आपने फौरी तौर पे इसको 2 से डिवाइड करके साइन बदल देनी है। यानी कि यहाँ पे क्या है प्लस का 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा और साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरह आपने y के साथ वाले नंबर को साइन के साथ देखना है कि -10 लिखा है तो आपने इसको 2 से डिवाइड करना है जो कि -5 आएगा और -5 के बाद उसकी साइन को पलट देना है यानी कि चेंज कर देना है। तो इस तरीके से ये इसका सेंटर आ जाएगा। अब चूंकि अगर इसी से रेडियस पूछा जाए तो अब यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला तो वही आपने याद रखना है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जी का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो पहले तो ओरिजिनल इसकी जनरल कंडीशन दी हुई थी जिसमें जी और एफ डायरेक्ट आ गया, लेकिन अब अगर हमें सेंटर निकालना आ गया है तो यही हमारा जी और यही हमारा एफ है। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हमने जी की जगह वैसे तो +4 रखना चाहिए, लेकिन अगर हम -4 भी रख दें और स्क्वायर उसे प्लस कर देगा। इसी तरह हमने जो है एफ स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर करना है और माइनस हमारे पास सी आता है और माइनस सी जो है वो बेसिकली जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ 33 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 33 यहाँ पे ये नंबर लिख देंगे। और इसके बाद हमें फर्दर इसमें ये करना है कि हमें इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का असिस्टेंट और ये प्लस का 25 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के 33 लिखा हुआ है और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या नंबर आना चाहिए, यहाँ पे 41 नंबर आ रहा है। क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे और 33 इसमें से जैसे ही लेस करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट आपके पास 8 आ जाएगा, जो कि फर्दर अगर आगे चलाए तो इसका 2 और अंडर रूट 2 इसका आंसर आता है। पॉइंट नंबर 2 आ चुका है और इधर यहाँ पे ये पूछा गया है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 1,2 टू द सर्किल। सर्किल की इक्वेशन दी है और एक पॉइंट दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि हमें बताना है कि टेंजेंट की लेंथ हमारे पास कितनी बड़ी होगी। तो याद रखें कि एक्चुअली इसकी अगर हम फिगर बनाएं तो हमारे पास ये सर्किल है और सर्किल के किसी भी पॉइंट से एक लाइन टच करते हुए जाती है। तो यहाँ पे अब सिलसिला ये होगा कि यहाँ से सर्किल
लाइन और सर्कल टच हो रहे हैं और कहीं पे भी इसका पॉइंट हो सकता है पीछे की जानिब या आगे की जानिब। अब 1,2 अगर इसका ये पॉइंट है तो टेंजेंट की लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। और ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सीखना चाहते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो अब बात सुने कि अगर इस तरह की एमसीक्यूज आए, आपको एक पॉइंट दिया हो, सर्किल की इक्वेशन दी जाए और उसकी लेंथ पूछें या उसका डिस्टेंस पूछें, तो याद रखें कि उसकी जब लेंथ आप निकालेंगे तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो भी सर्किल की इक्वेशन होगी उसे रूट के अंदर लेना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2 है। और जो आपको पॉइंट दिया है एक्स और वाई का, जो कि यहाँ पे 1 और 2 दे रहे हैं, तो एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 रख देना है। और एमसीक्यूज है, अगर थोड़ा सा फास्ट करें तो अच्छा है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर यानी कि वाई की जगह रखेंगे तो 4 हो जाएगा और -2 हमने यहाँ पे करना है। और इस तरीके से याद रखें कि 5 में से 2 लेस करेंगे तो हमारे पास इसका जो लेंथ है वो √3 यूनिट हमारी लेंथ आ जाएगी। इसके बाद नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। तो नंबर 3 के अंदर हमें ये बताना है कि सर्किल की इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो याद रखें कि इस सूरत में हमारे पास कुछ ऑप्शन होंगे और उस ऑप्शन में हमें वो वाली इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिसमें कांस्टेंट टर्म कोई भी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2x है, 3y, लेकिन कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किल जो है ये ओरिजिन से गुजरता है। तो वो बच्चे जो सीखना चाहें ओरिजिन क्या होता है, तो याद रखें कि एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो ओरिजिन है। अब फर्ज करें अगर सर्किल इस ओरिजिन से गुजर रहा हो तो इस सूरत में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अगर हम सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है वो रखने के बाद वो तमाम स्टूडेंट जो इसको सीखना चाहते हैं तो ओरिजिन का पॉइंट एक्स भी 0 वाई का भी 0 होता है। अगर ये पॉइंट हम रखें तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें सी की वैल्यू 0 आ जाती है। इसी वजह से कांस्टेंट अगर नहीं होता तो वो लाइन अंडरस्टूड ओरिजिन से गुजर रही है, और याद रखें इसको। नंबर 4 है और ये तमाम बातें आपने याद रखनी है। इसमें कहा जा रहा है द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन एक्स एक्सिस हैज डैश। याद रखें कि अगर किसी भी सर्किल का सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस हो तो इस सूरत में हमारे पास y की इक्वेशन नहीं होगी, y की टर्म नहीं होगी, और ये हमें याद रखना है। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ मतलब एक आध ऑप्शन लिख के बताऊं तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 8x और उसके बाद प्लस का 3, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि y यानी कि सारा खेल इसमें यह है कि अगर x और y के ऊपर बात है, अगर तो हमारे पास x की 1 पावर के साथ टर्म मौजूद है तो इसका मतलब है कि इस सर्किल का सेंटर जो है वो आपका x एक्सिस के ऊपर है। और इसी तरह अगर सर्किल का सेंटर आपका y एक्सिस यानी कि x की जगह y एक्सिस के ऊपर हो जाए तो इस सूरत में आपने क्या आंसर लिखना है कि नो टर्म इन y, यानी कि नो टर्म, आपकी कोई भी टर्म इसमें आपकी नहीं होगी किसकी, x की। इसी तरह से अगर उसका ऑप्शन में लिख के दूं तो क्या बनेगा, जैसे एक्स स्क्वायर तो लाजमी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपके x के बजाय मैं 8y लिख देता हूँ। और याद रहे कि कोई भी नंबर हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट हमने कवर कर दिए। इसके बाद हम नंबर 5 पॉइंट पे आते हैं। तो नंबर 5 में लिखा है द सेंटर ऑफ द सर्किल एट द ओरिजिन हैज डैश। याद रखें कि अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे होता है, और ये बात हमने पहले ही की थी, लेकिन अब इस अंदाज से कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमने सर्किल के सेंटर को लिया, यहाँ पे भी सेंटर लिया, लेकिन यहाँ पे सेंटर ओरिजिन जैसे कि पहले बताया कि जहाँ एक्स और वाई दोनों के पॉइंट्स यानी कि 0 0 होते हैं वो ओरिजिन कहलाता है। इस सूरत में हमारे पास जो है सर्किल की इक्वेशन में एक्स और वाई की टर्म नहीं होगी। मैं लिख के बताता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है तो ना तो एक्स होगा ना वाई होगा, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आपको दे दी जाएगी, तो इसका मतलब है कि इसका सेंटर ओरिजिन है। और भी ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन ये याद रखना है कि इसमें एक्स और वाई नहीं होगा। अब बात करते हैं नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैश इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये बात सबसे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि 7 चैप्टर के जितने अहम पॉइंट है अब वो इख्तिताम पजीर है,
लेकिन यहाँ पे याद रखें कि चूंकि 6 के बाद 7 पे हम चैप्टर 8 पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पे आ जाएंगे। तो याद रखें कि सर्किल की इक्वेशन में जैसे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और 2gx है और 2fy है और उसके बाद c कांस्टेंट का c होता है, या फिर आपको g और f की जगह कोई नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन सर्किल की इक्वेशन में याद रखें कि ये जो दोनों आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के दोनों नंबर एक तो सेम होंगे, साइन भी सेम होगी। फर्स्ट करें अगर इसके साथ a लिखा हो या b लिखा हो तो a और b, यानी कि चले हम लिख भी देते हैं a और b, तो ये a और b दोनों बिल्कुल सेम होंगे। तो इस सूरत में ये सर्किल की इक्वेशन होगी। अब इसके बाद 7 पॉइंट से हम आ जाएंगे अपना चैप्टर नंबर 8 यानी कि पैराबोला के ऊपर आ जाएंगे और पैराबोला चैप्टर नंबर 8 है। तो यहाँ पे भी पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो चूंकि ये चैप्टर पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का है, तो याद रखें कि इक्वेशन ऑफ द एलिप्स की क्या पहचान है कि देखें यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कोई नंबर डिफरेंट होगा और वाई स्क्वायर के साथ कोई नंबर आपका डिफरेंट होगा। यानी कि कुछ भी मैं लिख दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये याद रखना है कि इन दोनों के जो है वो नंबर जो है वो डिफरेंट होंगे और इस तरह से करके हमें कोई कांस्टेंट भी नंबर दिया जा सकता है। समझाने के लिहाज से लिख रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट होंगे वो साइन तो सेम होंगे लेकिन नंबर डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर इसी तरह मैं यहाँ पे इसको यूँ लिख लूँ कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर और आगे जो है मैं 2x और 3y लिख देता हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। हो सकता है कि लॉजिकली इसमें कोई आप टीचर देख रहा हो तो कोई गलती निकाल दे, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ ये है कि आपको पहचान बताई जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी बुक से देख के नहीं बल्कि अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो अगर ए और बी आपस में यानी कि एक दूसरे से बड़े हों, यानी कि ए या तो बी से बड़ा हो या फिर बी जो है वो ए से बड़ा हो, लेकिन साइन इन दोनों की सेम होनी चाहिए। जैसे सर्किल है उसी तरह, यानी कि ये भी प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, लेकिन ये दोनों नंबर जैसे कि 2 और 7 है एक जैसे नहीं होंगे। अब फॉर तौर पे हाइपरबोला में आ जाते हैं। तो हाइपरबोला में क्या होता है कि अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन ही को कॉपी करूं तो मैं क्या करूंगा कि 2x स्क्वायर लिख रहा हूं तो यहाँ पे मैं 7y स्क्वायर लिखूंगा और आगे चलो कोई इश्यू नहीं है कि मैं यहाँ पे प्लस 2x लिख रहा हूँ, माइनस 3y लिख देता हूँ, प्लस का 6 लिख देता हूँ। तो याद रखें कि हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो नंबर हैं वो बराबर तो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसकी साइन डिफरेंट होगी। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। लिहाजा कहने का मतलब है कि इसमें सर्किल वाली भी क्वालिटी है, इसमें एलिप्स वाली भी क्वालिटी है, लेकिन इसकी अपनी जो क्वालिटी है वो ये है कि दोनों की सेम साइन नहीं होती। जैसे ये अगर प्लस का 2 है तो ये माइनस का है, लेकिन इसके अंदर ये दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पैराबोला। पैराबोला में एक वाजे इसकी पहचान होती है कि अगर तो x का स्क्वायर हो रहा है तो y का जो है वो स्क्वायर नहीं होगा और x स्क्वायर के साथ x का 1 पावर वाला भी नंबर मौजूद हो सकेगा और कोई भी कांस्टेंट भी दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे इसकी पहचान ये है कि थोड़ी सी मिस्टेक में कर गया, यहाँ पे y की पावर 1 आएगी। ठीक है, तो x का स्क्वायर है तो y की पावर 1 आएगी और x स्क्वायर के साथ माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपके पास इस तरह से होगा कि आपके पास x के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, y के ऊपर स्क्वायर आएगा और उसके बाद 5 या कोई भी नंबर लिख लें और y की पावर यहाँ पे 1 और प्लस का या कोई भी नंबर इसमें एडजस्ट हो जाता है 5 होगा। यानी कि क्या लिखा जा रहा है, x का स्क्वायर है तो y की पावर 1 है। ठीक है ना, ये गलती से मैंने लिख दी थी। और यहाँ फिर x की पावर 1 है तो y का स्क्वायर है, यानी x और y दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं आ सकता। अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ तो वो सर्किल होगा या फिर वो आपके पास एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा, या फिर नंबर 10 के ऊपर आते हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 से ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ इसको रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन होती है जो कि ज्वाइंटली होती है, या उसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट ऑफ पेयर ऑफ अ लाइन थ्रू द ओरिजिन। वो 2 लाइंस होती हैं जो ओरिजिन से गुजरती हैं, लेकिन उसके अंदर एक खास पहचान होती है उसकी इक्वेशन को कैच करने की। जैसे यहाँ पे अगर फर्ज करें 4x स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे अगर आपके पास 9y स्क्वायर है और इक्वल्स टू 0 है तो सेंटर में जो है ये इन दोनों की
यानी कि आपके x और y की हाफ ऑफ पावर बीच में आपको मल्टीप्लाई होते हुए लाजमी नज़र आएगी, और इसकी यही पहचान है। लेकिन ना तो ये सर्किल है, ना ये आपका हाइपरबोला है, ना ये एलिप्स है, ना ये पैराबोला है। ये जितने भी बोले हैं ये नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी ज्वाइंटली इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट बाय टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इफ ई जो लिखा है ये एसेंट्रिसिटी कहलाता है। सिर्फ याद ये रखना है आपने कि एसेंट्रिसिटी हमारे पास कोनिक कहलाती हैं, और हमारे पास अगर एसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल हो, यानी कि नोट कर लें कि एसेंट्रिसिटी अगर आपकी 1 के इक्वल हो तो इस सूरत में ये आपके पास कोनिक जो है ये आपके पास पैराबोला कहलाता है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। और इसी तरह अगर एसेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 हो तो इस सूरत में आपका ये हाइपरबोला कहलाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि समझने वाली होती हैं, और कुछ ऐसी होती है जिन्हें याद रखना होता है। और इसी तरह एसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 हो तो इस सूरत में ये एलिप्स कहलाता है। और ये जैसे ही आप याद रखेंगे तो जो आपसे पूछा जाएगा उसके मुताबिक आंसर दे देंगे। और बाज़ औक़ात एसेंट्रिसिटी 1 दे के पूछते हैं ये कौन सा कोनिक है तो पैराबोला लिखेंगे। अगर वो कहते हैं एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर देन है हाइपरबोला, लेस देन 1 है तो एलिप्स। यहाँ पे अगर वैल्यूज़ की सूरत में देते हैं तो 3/2 हमें पता है कि 1 से बड़ा होता है, तो इस सूरत में ये जो कोनिक है आपका ये हाइपरबोला कहलाएगा। और जिस तरह के मैंने पीछे आपको बता दिया है हाइपरबोला कहलाएगा ये, ठीक है। और इसी तरह अगर एसेंट्रिसिटी 1 से कम आ रही है, जैसे 1/3 ऊपर का न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो लाजमी तौर पे आपकी एसेंट्रिसिटी 1 से कम है, तो इस सूरत में ये आपके पास एलिप्स कहलाएगा। और याद रखना है बस आपने, इस सूरत में जैसे ही याद होगा तो आप लिख देंगे। और अगर एसेंट्रिसिटी 1 है तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये पैराबोला कहलाएगा। और ये सारी कोनिक हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। अच्छा, अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट्स पे, और ये तकरीबन आपका यकीनी तौर पे पेपर के अंदर दिया जा रहा है। इसमें बस आपने ये याद रखना है 12 के अंदर कि इफ़ b² इक्वल्स टू a² और एसेंट्रिसिटी a का स्क्वायर -1 है, और ये जो कोनिक का रिलेशन दिया है ये हाइपरबोला का है। बिल्कुल इसी तरह से एक रिलेशन और भी है जो कि एलिप्स का है। अब आपने तरीकाकार इसकी ट्रिक ये बनानी है कि अगर यहाँ पे -1 आ रहा है तो ये हाइपरबोला है, और अगर यहाँ पे +1 हो जाता है तो एलिप्स है। फिर 13 के ऊपर आ जाते हैं तो 13 में आपसे कहा जा रहा है कि आपको वर्टेक्स बताना है पैराबोला का। याद रखें कि वर्टेक्स पैराबोला का बताने के लिए जो आपने करना है वो इस तरीके से करना है कि आपने वर्टेक्स के हमारे जो है वो पॉइंट होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं, लेकिन किस तरीके से लेना होता है आप ये नोट करें। जैसे x हमेशा ऑर्डर पेयर में पहले आता है, y बाद में आता है, और जो वर्टेक्स होता है उसमें भी x पहले होता है, y बाद में होता है। और x के साथ जो भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ +2 लिखा है, ये बात मैंने सर्किल में भी आपसे डिस्कस की थी। जैसे ये +2 है तो आप इसे -2 कर दो, और इसी तरह जो है हमारे पास ये -2 लिखा हुआ है तो आप इसे +2 कर दो। यानी कि सर्किल में तो डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ करना है तो ये है कि इसकी जो भी साइन होगी वो चेंज करके लिख देंगे, और यहाँ -2 है तो आप +2 करके लिख देंगे। इसी तरह से इसी से रिलेटेड ये है कि पैराबोला में अक्सर लैटिस रेक्टम भी पूछा जाता है। और दो सूरतें हो सकती है कि अगर लैटिस रेक्टम पूछें तो लैटिस रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है LR में शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका मॉड के अंदर 4A। तो ये अगर लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला करके पूछेंगे तो 4A लिखेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पे अगर इक्वेशन आपको दी हुई है और इसमें यहाँ पे x² इक्वल्स टू -28 आ रहा है, तो आखिर इसमें a क्या है, तो a जो है वो फोकस की लेंथ होती है। तो याद रखें कि आपने यहाँ पे जो भी लिखा है, जैसे कि y के साथ या x के साथ जो भी लिखा है, आपने इसे जो है 4 से डिवाइड करना है। और अगर मैं आपको एक आसान करके ये ट्रिक बता दूं तो ये भी हो सकता है कि 4A दर हकीकत होता ही आपके पास -28 है,
तो चले आप इस तरीके से याद कर ले, ज़्यादा आसान हो जाएगा, चूँकि हम आपको ट्रिक भी बताना चाह रहे हैं। तो अब चूँकि ए तो नहीं पूछा, अगर ए पूछा हो तो अलग बात है। तो आप याद रखें कि हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर 4ay होता है, और जो 4a होता है ये लैटिस रेक्टम की लेंथ होती है। तो 4a जो है -28 इसकी जगह आ रहा है, तो आप 28 माइनस का लिखेंगे। और जो मॉड के अंदर लिखा होता है इसका मकसद ये होता है कि मॉड ओपन करेंगे तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, चूंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये 14 पार्ट आपसे डिस्कस करते हैं। और याद रखें कि यहाँ पे अगर सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स अगर पूछते हैं या फिर सेमी लैटिस रेक्टम हाइपरबोला पूछते हैं, इन दोनों सूरतों में हमारा फॉर्मूला एक ही होता है। और अगर आप ये समझना चाहें ये आखिर है क्या चीज़, तो मैं आपको थोड़ी सी फिगर इसके मुतालिक बनाई हुई है। तो इस फिगर में आप ये देखें कि ये एक एलिप्स है जिसके मेजर एक्सेस अलाउज टू द एक्स एक्सेस हैं। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, जो बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तो कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। तो ये हमारे पास सेंटर कहलाता है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका, ठीक है, अगर मैं इसको ओ लिख दूं तो सेंटर कहलाता है। तो सेंटर से ये मेजर एक्सेस कहलाते हैं, जो कि मेजर का मतलब होता है बड़े, जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह एक प्लस साइड पे होता है, एक माइनस साइड पे होता है। और ऊपर मतलब सेंटर से ऊपर तक यानी वाई एक्सिस के ऊपर कभी ये एक्स पे भी आ जाता है, ये बी जो है माइनर एक्सिस कहलाते हैं। तो याद रखें कि जो मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ है, सेमी कहते हैं तो हाफ बनता है, यानी कि सिर्फ ए बनता है। मेजर एक्सिस की सेमी लेंथ हाफ यानी कि हाफ बोलते हैं, सेमी का मतलब हाफ होता है, तो ए होगा। अगर टोटल पूछेंगे तो ये हमारे पास 2a आ जाएगा। इसी तरह माइनर का अगर सेमी पूछते हैं तो b, और अगर टोटल पूछते हैं तो 2b हो जाएगा। इसी तरह फोकस जो है ये ए से पहले होता है यहाँ पे और इस साइड पे होता है, और इसकी लेंथ जो है वो सेंटर से यहाँ तक की होती है, जो कि सी है। और टोटल इसका लेंथ जो है फोकस की, जिसे फोकी भी कहते हैं, फॉसी भी कहते हैं, बस 2c हो जाता है और टोटल। और ये जो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस कहलाती है। और इसी तरह से यहाँ फोकस के ऊपर लैटिस रेक्टम की लेंथ होती है, जिसका फॉर्मूला होता है b²/a। ये बात मैंने इसलिए बताई कि ये तमाम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये एलिप्स के बारे में। तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि भाई इस चीज़ों का क्या फ़ायदा है। तो ये असल में डिज़ाइनिंग है, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के पार्क बनते हैं, स्विमिंग पूल बनते हैं, तो जब जहाज़ से देखा जाता है तो बिल्कुल सही बना होगा तो इसकी शेप बिल्कुल ठीक आएगी। और एलिप्स की ये मुख्तलिफ रेफरेंस हैं जिसके बदौलत ये शेप बिल्कुल करेक्ट बनती है। खैर ये तो बात की बातें हैं जब आप इंजीनियर बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 14 पॉइंट। तो अगर सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ एलिप्स बोलेंगे या फिर सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला बोलेंगे, तो इस सूरत में हमारे पास b²/a है। और याद रखें कि आपके जो सॉल्व MCQs हैं उसमें कई जगह इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे सेमी अगर हटा दें तो अगर टोटल या एक तरह से अगर सेमी का लफ्ज़ नहीं आता, लैटिस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला या एलिप्स बोलते हैं, चूँकि फॉर्मूला एक ही है, तो फिर यहाँ पे 2b²/a आ जाता है। तो एक्चुअली इसमें होता यह है कि ये डबल हो जाता है, ठीक है, ये आपका हाफ है और ये आपका मुकम्मल है, तो 2b²/a है। इसके बाद 15 पॉइंट आपसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। तो याद रखें कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि मेजर एक्सिस की जो लेंथ है हमारे पास वो 2a होती है। अगर इसमें भी सेमी पूछे तो a होगी, अगर टोटल पूछे या सेमी का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब है a है, और अगर लेंथ बोलेंगे तो वो टोटल ही होगी तो 2a है। इसी तरह अगर माइनर एक्सिस में भी लेंथ पूछते हैं तो वो 2b कहलाएगी, और जैसे कि इस फिगर के अंदर मैंने आपको बता दिया है। और इसी तरह आपका जो फोकी है इसका जो है वो 2c हो जाएगा। और इसके बाद इस तरह भी है कि वैसे तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस होती है, लेकिन अगर ये टोटल इसका डिस्टेंस पूछ ले या इस तरह से, तो ये भी हमारे पास a/सेंट्रिसिटी होता है, तो वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इनमें से एक आध बल्कि एक या दो पॉइंट आने के चांसेस हैं। अब इसके बाद नंबर 16 के ऊपर आ जाते हैं। और 16 के अंदर हमें क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। अच्छा, अब हमने वही 15 पॉइंट्स इस तरीके से लिया है, चूँकि आपकी 10 ईयर को स्टडी करने के बाद इल्म ये हुआ कि कई जगह इन्होंने
इक्वेशंस दी है, तो इस सूरत में फिर आपको 2a या 2b या 2c नहीं लिखना होगा, बल्कि यहाँ पे अगर आपसे माइनर एक्सिस की लेंथ पूछते हैं और यहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ पूछते हैं, यहाँ पे फोकी की पूछते हैं, तो इस सूरत में याद होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि एलिप्स के अंदर यूज होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के सम के इक्वल होता है और जो कि मेजर होता है। और याद रखें कि यहाँ पे देखना है कि दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो आपके पास ए स्क्वायर आएगा, जैसे कि ए स्क्वायर आपके पास 16 आ गया, और इसी तरह जो छोटा नंबर होगा वो माइनर एक्सिस कहलाता है, तो वो बी होगा, तो ये 9 हो गया। अब सवाल ये है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास ए जो है वो प्लस माइनस के 4 आते हैं, लेकिन लेंथ चूँकि हमेशा पॉजिटिव होती है तो 4 आ जाएगा, बी इसी तरह से 3 हो जाएगा। और अगर इस फॉर्मूले से हम सी निकालना चाहेंगे, चूँकि यहाँ पे सी भी पूछा है, तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को लेस करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर हमारे पास 16 है और इसी तरह बी स्क्वायर हमारे पास जो है वो 9 है। और जैसे ही यहाँ पे इसमें से 9 को लेस करेंगे तो सी स्क्वायर यानी कि रूट लेने के बाद यहाँ पे 7 है, तो 7 का रूट आ जाएगा। अब इसके आंसर हम बता सकते हैं। तो अगर हमसे टोटल लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस पूछते हैं तो ए हमारे पास 4 आ रहा है, और याद रखें कि अगर हम 2a के हिसाब से करें तो a हमारे पास 4 है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर 8 आ जाएगा। और अब सारी सिचुएशन सामने आ चुकी है। माइनर है तो माइनर का b इक्वल टू 3 है, तो माइनर चूँकि जैसे मैंने बताया 2b होता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। फिर याद रखें कि अगर वो सेमी पूछ रहे हैं तो फिर इस सूरत में सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। और फोकी का पूछ रहे हैं तो हमने ये निकाल लिया है, तो टोटल अगर पूछा है तो इसका डबल कर देंगे, √7 का जो डबल है वो 2√7 हो जाएगा। इसके बाद 17 से वेक्टर स्टार्ट हो जाता है, और वेक्टर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आपने याद रखना है, और जिनकी फिजिक्स अच्छी है वो हमसे ज़्यादा बेहतर इसको करना जानता है। अच्छा, तो जो कॉमन पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आने के चांसेस हैं, वही आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ताकि हर वो बच्चा जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है वो इसको सीख सके। सारी बातें बताएंगे तो यकीनी तौर पे उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इतना खाया जाए जो हम हजम भी कर सकें। तो यहाँ लिखा हुआ है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, अब यहाँ पे r इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के दिया है। अब इसमें i प्लस जे प्लस के में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, अलबत्ता 1 अपॉन क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा। याद रखें कि मैग्नीट्यूड का निकालने का तरीका का ये होता है कि i के साथ जब कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, तो 1 का हमने स्क्वायर करना, तो 1, और j के साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और k के साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है। तो इस तरह से ये √3 आ जाएगा, और ये हमेशा याद रखें कि डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से इससे मिलता जुलता एक पॉइंट और है, या यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के लिहाज से आंसर देना है, और यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि ये जो हमने √3 निकाला है सिर्फ ये हमसे पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ये बिल्कुल उसी तरह से दिया है, चूँकि यहाँ पे नंबर 1 1 1 थे, तो हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो सकी हो बात, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट नंबर वाला MCQs लिया है। तो अब यहाँ पे जैसे 3 है और जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है, तो हमने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे जो कि 9 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है। अब इसको टोटल अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये 14 आ जाता है, जो कि पहले से ही हमने आंसर लिखा है, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है और उसमें डायरेक्शन के साथ बताया जा रहा है। इसी तरह मैग्नीट्यूड का एक आध बार ऐसे भी पॉइंट दिया गया है कि आई जे के बजाय उन्होंने इस तरह से डायरेक्ट नंबर्स लिख दिए गए हैं, लेकिन इधर भी वही करना है कि आपने मैग्नीट्यूड के लिए जैसे यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे मैं स्क्वायर करके बता देता हूँ, चूँकि यहाँ रूट के अंदर दिया है तो -√3 का स्क्वायर, इसी तरह -√5 का स्क्वायर करना है, और इसके ऊपर पूरा छत कर देंगे ऊपर, वरना अगर क्वेश्चन आए तो नंबर कट जाते हैं इस चीज़ों के, क्योंकि आप ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आजकल, चूँकि महंगाई तो बहुत हो चुकी है, लेकिन 1 का स्क्वायर अभी भी 1 ही आ रहा है। और यहाँ पे स्क्वायर माइनस प्लस को प्लस कर देगा और रूट हटेगा तो 3 आ जाएगा, इसी तरह ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 आ रहा है, और 9 जैसे ही रूट से बाहर निकलने की सलाहियत है तो 3 आंसर इसका आ जाएगा। अब फौरी तौर पे 2 पॉइंट्स और रह गए और वो भी हम आपसे डिस्कस कर लें। तो चैप्टर नंबर ये 9 आपको बताया जा रहा है, और 9 के अंदर वेक्टर से मुतालिक 19वां 19 पॉइंट है,
और ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है, सिर्फ याद रखना है, आपने रखना है और आप ही ने पेपर देना है। इफ़ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी, याद रखना है 0 होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा बात नहीं करनी है हमने। और इसी तरह 20 पॉइंट है, तो ये भी आपके पेपर में दिया गया है, तो इसमें आप ये नोट करें कि बी के बाद P1 P2 दे दिया गया है और यहाँ पे P1 के ये 3 आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं, P2 के दिए जा रहे हैं। बस आपने इसका आंसर मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर भी है। तो मतलब फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 × 3, और सेकंड को सेकंड से करना होता है, लेकिन चूंकि सेकंड 0 है तो वैसे अगर इसकी जगह कोई और आ जाए तो इसलिए मैं करके बता रहा हूँ कि 0 को 1 से करना और इसी तरह 0 को -2 से करना। लेकिन अभी तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, 3 × 1 = 3 हो जाएगा और ये दोनों आपके 0 है। लेकिन अगर कल को यहाँ पे कोई नंबर देते हैं तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले से आ फंक्शन f इज सेड टू बी ऑड व्हेनेवर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रख लेना है कि अगर ऑड फंक्शन कहता है तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन दिया होगा f - x = -fx, तो ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो आपके ऑप्शन के अंदर जो भी इस तरह का ऑप्शन हो आप उसे टिक कर दें। लेकिन चूंकि ऑड की जगह यहाँ पे इवन फंक्शन भी हो सकता है, तो इवन फंक्शन में हमारा f ब्रैकेट में -x तो होगा, लेकिन इक्वल्स टू के बाद ये +fx होगा, जो मैं अगली MCQs में आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगर तो आपसे ऑड फंक्शन पूछे तो आपने इसको टिक करना है। और अगर आप जैसे कि अभी ऑड पूछा हुआ है, ये किसी साल का MCQs है, मैंने उसी को ही कॉपी किया हुआ है। लेकिन अगर वो इवन पूछता है तो 10 ईयर के अंदर इवन नहीं आया, लेकिन आ सकता है, जब ऑड आ सकता है तो इवन भी आ सकता है। तो इवन में +fx वाले को टिक करना है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये पॉइंट नहीं देते तो फिर ये वाला पॉइंट आने के चांसेस हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हैं। सबसे पहले ये कि आपको एक फंक्शन fx दिया हुआ है और यही पूछना चाह रहे हैं कि ये ऑड है, इवन है या फिर दोनों नहीं है। तो इसके लिए आपने ये करना, जैसे इस वाली MCQs को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर मैं fx की जगह यानी x की जगह -x लिखना है, ठीक है, ये इसका तरीकाकार है। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -x आ जाएगा और यहाँ पे भी x का स्क्वायर हो रहा है तो -x का स्क्वायर होगा। अब हमें ये देखना है कि अब ये जब एब्सोल्यूट वैल्यू लगी होती है तो अंदर का माइनस जो है वो आपका +x हो जाता है, ठीक है, और प्लस तो प्लस ही रहेगा। और ये -x का स्क्वायर भी जो है इसे माइनस को जो है वो प्लस कर देगा, या दूसरे अल्फाज में सिर्फ मैं इसको प्लस करूँगा। अब आपने ये देखना है कि x की जगह -x रखने के बाद अगर तो आपकी शक्ल सेम टू सेम वही आती है जो कि fx वाली है, जैसे कि यहाँ पे अगर fx आ रहा है प्लस के अंदर, अब जैसे यहाँ पे fx जो फंक्शन था वो ये था और अभी भी इस फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आई, बिल्कुल सेम टू सेम वही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ये जो है प्लस ना भी लिखूं, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ +fx है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये इवन फंक्शन कहलाएगा और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि ये इवन फंक्शन है। अब एक हमने ऑड के लिहाज से लिया है। अब यहाँ पे fx = sin x लिखा हुआ है। sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, या sin x cos x भी हो सकता है, लेकिन चूंकि सेम टू सेम आने के चांसेस तो बहरहाल हो सकते हैं, लेकिन नहीं भी हो सकते। लेकिन इसके लिए हमें ये 3 बातें नोट करनी पड़ेंगी कि हमेशा याद रखें कि हमारे फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में था कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव होता है तो ये इक्वल होता है -sin x का, ठीक है। और इसी तरह साइन के बजाय अगर cos का एंगल -x होता है तो ये इक्वल होता है +cos x के। तो और tan अगर हमारे पास -x हो तो ये भी साइन की तरह -tan x के इक्वल होता है। तो अब सिंपल ये है कि आपको आसानी से समझ आ जाए, तो यहाँ पे देखें sin x है और sin x को अगर हम करेंगे तो हमारे पास -sin x आएगा। और अगर हम इसमें जैसे कि पहले था कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा sin x और sin x में एक तब्दीली आई है कि यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो माइनस लिखने के बाद हम यहाँ पे fx लिखेंगे और ये चीज़ हमारी इससे मैच हुई है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये हमारे पास ऑड फंक्शन कहलाएगा। एक हमने एग्जाम्पल दे दी ऑड की और एक हमने एग्जाम्पल दे दी इवन की। अब यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा हुआ है और नाइदर इवन और नॉर ऑड, तो लिहाजा sin x इसी तरह -sin x आएगा, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो sin x हमारे पास जो है वो -sin x आ जाएगा। और शॉर्ट में हम कर रहे हैं ताकि आपको ऊपर sin x का प्रोसेस समझा दिया। और cos जो है वो अगर x को माइनस रखते हैं तो वो प्लस में cos x आ जाता है। अब आप देखिए कि सेम टू सेम तो ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है इससे,
क्योंकि यहाँ साइन एक्स प्लस का या नेगेटिव आ रहा है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे भी प्लस का है। अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो फिर भी मेरा मसला हल नहीं हो रहा, इसलिए कि ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। तो ना मैं इस तरह से सेम टू सेम आ रहा है, ना कॉमन लेके आ रहा है। अगर कॉमन लेके आता तो फिर ऑड फंक्शन हो जाता, डायरेक्ट आता तो इवन है। तो इस सूरत में याद रखें कि इसका थर्ड ऑप्शन होता है नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो है एक गालिबन यहाँ पे मैं एफ लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे एफ के लिहाज से ये हमारे पास एक लिमिट्स कह रहे हैं या रेंज दी हुई है आपको कि -1 से लेके 5 के दरमियान है, और एफ एक्स आपने पता करना है, यानी कि इसके लिहाज से। और आपको यहाँ पे एक्स की जगह उसकी वैल्यू दे रहे हैं 2। तो दो बातों का ध्यान रख लीजिएगा कि जो वैल्यू दी जाए वो इसी -1 और 5 के दरमियान होनी चाहिए, जैसे कि 2 -5 और -1 और 5 के बीच में ही आ जाता है। अभी चंद दिन पहले कॉलेज का पेपर हुआ था, तो वहाँ पर यही आ रहा था कि जो वैल्यूज़ इसमें रखी गई तो वो इससे आउट थी, यानी 5 के बाद थी या -1 से पहले थी, तो वो उसमें पॉसिबल ही नहीं थी उसकी वैल्यूज़ को निकालना। और सेकंड ये है कि अभी चूंकि x को 2 के इक्वल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ x है तो 2 के इक्वल दिया है, तो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। और इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है 4, तो 4 भी आप देखें कि इसी के अंदर आ रहा है। अगर इसके अंदर आ रहा है तो 4 आंसर होगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर ये आंसर डज नॉट एग्जिस्ट करके लिख सकते हैं। x की जगह जो है उन्होंने कहा 2 रखो, और सिंपल सा है कि x की जगह 2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। लेकिन अगर तो ये इस यानी f का जो आंसर है इसके बीच में नहीं आ रहा तो डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर आ रहा है तो लिखा जाएगा। और ये भी इसके पॉसिबल है कि अगर x इसके 5 के बाद या -1 से पहले है तो फिर ये इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा सा मतलब फ़र्क करते हैं। और यहाँ पे लिमिट से इसका ताल्लुक है 23 है, और अगर हम x की जगह 4 रखें तो ये 0 होने से इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें करना यह है कि आपका x² - 16 का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए नीचे के ब्रैकेट को कैंसिल कर देने के बाद ये पॉसिबिलिटी होगी, जैसे x - 4 फार्मूला अप्लाई करने के बाद x + 4, और नीचे का जो आपके पास x - 4 दिया हुआ है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। और फिर जैसे ही हम इसमें x की जगह 4 अप्लाई करेंगे तो 4 + 4 यानी कि 8 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से एक और दिया हुआ है जिसके अंदर sin 4x दिया है। तो याद रखें हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें लिमिट होती है x की, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे करके लिख लूँ तो एक फार्मूला होता है जिसमें x की लिमिट 0 होती है, और sin x अपॉन अगर x होता है यानी कि जो इसका एंगल हो वही नीचे हो, तो इस सूरत में ये 1 होता है। अब यहाँ पे सिर्फ 4x है और यहाँ पे 4x है और यहाँ सिर्फ x है, तो या 4 हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी यहाँ पे कर देंगे, और इससे ये होगा कि ये sin 4x अपॉन 4x इस फार्मूले के मुताबिक यानी कि 4 के बाद ये 1 हो जाएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 24 एक पॉइंट है जो कि फार्मूला भी कह सकते हैं, एक रिलेशन भी कह सकते हैं। तो इसे यहाँ तो बच्चे याद करके जाते हैं, यहाँ फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों जगह इसका डेरिवेटिव ले लें, और डेरिवेटिव के बाद जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं d/dx न्यूमरेटर में भी अप्लाई कर दूं, x की पावर n माइनस का a की पावर n, और नीचे भी अप्लाई कर दूं तो d/dx और नीचे x आया x माइनस a। तो अब इसके बाद आप ये देखें कि अगर इसका डेरिवेटिव में अप्लाई करूँगा तो यहाँ x की पावर n आ जाएगी और x में की पावर में से एक पावर लेस हो जाएगी, और a यहाँ पे कांस्टेंट होता है जो कि 0 होगा, और इसी तरह नीचे जो है वो dx करके कैंसिल हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिहाजा इसका आंसर n ब्रैकेट में x n-1 आ गया। और तो अब चैप्टर नंबर 2 और 3 को कंबाइन हम डिस्कस करते हैं, और डेफिनेशंस से रिलेटेड लाजमी एक MCQs आती है और कभी कभार 2 भी आ सकती हैं। 25 पॉइंट में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिए हैं और इसमें से लाजमी एक आ जाएगा। सबसे पहले याद रखें कि ये तमाम डेफिनेशन है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश। तो भाई मीडियंस सबसे पहले क्या होते हैं ये समझ लें। मीडियंस में क्या होता है कि ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मिड पे कोई भी लेंथ जा रही होती है, और मिड से मुराद है कि अगर फर्ज करें ये 10 इस साइड की लेंथ 10 है तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 बिल्कुल इसके सेंटर में जा रही है। इसी तरह यहाँ पे अगर 6 है तो नीचे इधर भी 6 होगा। ठीक है, आप बात समझ चुके होंगे। तो ये मीडियंस कहलाते हैं। तो मीडियंस जहाँ तीनों पॉइंट आपस में एक दूसरे को कॉन्करेंट करते हैं, 2 पॉइंट लाइनें हो तो इंटरसेक्ट 3 हो तो
कॉन्करेंट है तो वो कॉन्करेंसी पॉइंट आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। ये क्लास 10 के अंदर भी बहुत पॉइंट पूछा जाता है। और इसके बाद इसी से मिलता जुलता मीडियंस चूँकि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मिड पे टच होते हैं, और यहाँ पे आ रहा है कि एल्टीट्यूड के हवाले से वही बात है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश। तो ऑर्थो सेंटर इसका आंसर है। और क्लास 10 और सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा ये नज़रअंदाज किया जाता है। सेंट्रॉइड को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ऑर्थो सेंटर भी बिल्कुल उसी तरह है। इसमें फ़र्क ये होता है कि ये वर्टेक्स से निकलता है और ट्राइंगल के अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाता है, और ये एल्टीट्यूड कहलाते हैं। और एल्टीट्यूड का जो कॉन्करेंसी पॉइंट है, यानी कि तीनों जो आपके एल्टीट्यूड्स जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट यानी कि जो ये वाला पॉइंट है इसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जैसे ये पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है जहाँ तीनों कॉन्करेंसी लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और इसके बाद एक और पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। याद रखें, अगर एंगल्स की बात हो रही है और इंटरनल बाइसेक्टर की बात हो रही है तो इस सूरत में हमारे पास इन सेंटर होता है, क्योंकि इन सेंटर में क्या होता है कि सर्किल ट्राइंगल की तीनों साइडों से टच होता है, और यहाँ से वर्टेक्स से एक जो है इंटरनल बाइसेक्टर एंगल की एक लाइन जा रही होती है। जो एंगल अगर 60 डिग्री का है तो हाफ करते हुए एक लाइन जा रही होती है, और ये दोनों जहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर जो इंटरसेक्ट होते हैं वो वाला पॉइंट आपका इन सेंटर कहलाता है, सर्कम सेंटर का सॉरी ये यहाँ से काटना है। तो इन सर्किल का जो सेंटर कहलाता है वो इन सेंटर कहलाता है। तो इन सेंटर इसका आंसर आ जाएगा। तो एक और पॉइंट है, खतरे से निकल जाएंगे अगर ये चारों पॉइंट कर लेंगे। जैसे यहाँ एंगल का बाइसेक्टर था, इसी तरह यहाँ पे साइड का बाइसेक्टर है। तो सर्किल बनता है जो ट्राइंगल के वर्टिसेस के ऊपर से गुजरता है, और ये आपका राइट बाइसेक्टर भी होता है। और दूसरा ये है कि बाइसेक्टर यहाँ पे साइड का बोला हुआ है, यानी कि बाइसेक्टर का मतलब है साइड के सेंटर से गुजरता हुआ ये जाता है। और इस सूरत में ये इसका जो सेंटर होता है जहाँ ये तीनों पॉइंट मिलते हैं और एक सर्किल बनाया जाता है, उसे सर्कम सर्किल कहा जाता है। सॉरी, सर्कम सेंटर कहा जाता है। चूँकि सर्कम सर्किल होता है तो उसके सेंटर को जाहिर सी बात है सर्कम सेंटर ही कहेंगे। अब 26 पॉइंट है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमें कहा गया है कि 26 में कि इक्वेशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज डैश। याद रखें कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के कोई भी इक्वेशन अगर लाइन पैरेलल है तो इस सूरत में हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपको y इक्वस टू बी लिख के दे देंगे, या फिर कोई भी आपको नंबर लिख के दे देंगे, जैसे y इक्वस टू 7। तो याद रखें कि जो 7 की जगह -6 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, पॉइंट में भी नंबर हो सकता है। इसी तरह अगर ये पूछा जाए कि इक्वेशन इज द पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर y के पैरेलल पूछ रहे हैं तो x की जैसे कि वैल्यूज होती है, जैसे कि हमने लिखा हुआ है, या तो x इक्वस टू a आएगा, या x इक्वस टू कॉन्स्टेंट भी पेपर में लिखा हुआ दिया है। तो याद रखें कि ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पूछ ले, जैसे यहाँ पे पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर हो तो फिर आपका आंसर ये वाला आएगा। और यहाँ पे y के लिहाज से अगर वो परपेंडिकुलर पूछ ले पैरेलल के बजाय तो फिर आपका आंसर इस तरह का आएगा। तो इसके बाद 27 के ऊपर बात करते हैं। तो 27 में लिखा है द स्लोप ऑफ अ लाइन विच बाइसेक्ट्स द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो याद रखें कि 27 के अंदर दो पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन ये 70% कन्फर्म आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के पेपर में भी दिया गया है। याद रखें कि हमारे पास दो ही इसके पॉइंट बन सकते हैं। अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट हमारा ये, थर्ड ये। और हमेशा याद रखें कि इस सूरत में जब बोला जाता है तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही होती है। तो हमारे पास स्लोप का एक फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चन के अंदर बहुत कम यूज़ हुआ है, वो है m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब अगर हम m के बाद टेन थीटा की जगह हम 45 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो याद रखें कि जो भी ऑप्शन दिया जाएगा वो 1 आएगा। और इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्ट है उसका स्लोप क्या होगा, तो उसमें अब फिगर जाहिर सी बात है फिर इस तरह से बननी है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे भी ये मतलब एक्स एक्सिस से ये 135 डिग्री ये बना रहा होता है। दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये पूछते हैं फर्स्ट और थर्ड, या फिर सेकंड और फोर्थ। तो यहाँ m इज इक्वल टू टेन थीटा की जगह हम डायरेक्ट इस दफ़ा लिखेंगे 135 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाली बात ही रिपीट हो रही है तो इसकी वैल्यू होती है -1। कैलकुलेटर से भी पूछ सकते हैं, ज़बानी भी याद होनी चाहिए।
अच्छा, इसके बाद ये है कि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार ये यानी कि 10 ईयर में 2 टाइम कहने के आया हुआ है। इफ़ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन दी है, लाइन की इक्वेशन दी है और कहा है ये पॉइंट बताएं कि आपके ऑप्शन ही होंगे बिलो द लाइन, अबव द लाइन, ऑन द लाइन। तो याद रखें कि जब भी कोई लाइन दी जाती है तो इसमें अगर y नेगेटिव है तो इसे हमेशा पॉजिटिव करना होता है। तो लिहाजा इस पूरी इक्वेशन को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो याद रखें कि 0 की तो कोई साइन नहीं होती, तो ये माइनस 3x हो जाएगा और x की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि 1 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y की जगह जो वैल्यू है वो रख देंगे और ये माइनस का 5 हो जाएगा। और अगर ये 0 आता है तो ऑन द लाइन होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 प्लस का 2 और माइनस का 5। तो इस तरीके से ये -8 है और 2 लेस करेंगे तो -6 आएगा। याद रखें कि अगर ये 0 से छोटा हो तो बिलो द लाइन, अगर ये 0 के इक्वल हो ऑन द लाइन, अगर ये 0 से बड़ा हो तो अबव द लाइन। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट 28 भी डिस्कस हो गया। आ जाते हैं 29 पॉइंट के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 3 से इसका कुछ थोड़ा सा ताल्लुक है, बल्कि थोड़ा क्या मुकम्मल ही ताल्लुक है इसमें। तो इसमें 2 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द दिस इक्वेशन विल बी कॉन्सिडेंट इफ डैश। अब डैश के अंदर तो चूँकि मैं ऑप्शन नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा वो जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं। और सेकंड पॉइंट इसके ऊपर ये बनता है कि इसमें ये कहते हैं कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब होता ये है कि 3.3 के अंदर इस जॉइंटली इक्वेशन को डिस्कस किया जाता है, जो कि 2 स्ट्रेट लाइन होती हैं और वो ओरिजिन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगर हम इसकी फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जॉइंटली इक्वेशन क्या होता है कि ओरिजिन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, किसी भी तरह से हो सकती है ये। तो ये जो 2 लाइंस हैं ये जॉइंटली इक्वेशन है और जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये इस तरह से, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 7-8 की जो MCQs का फर्स्ट पार्ट है उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसको, वो लाजमी देखिएगा, उससे भी बहुत से पॉइंट आने के चांसेस हैं। अब कॉन्सिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन अगर जा रही है तो उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जा रही हो। मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही हो तो वो कॉन्सिडेंट लाइंस कहलाती हैं। तो ये जॉइंटली इक्वेशन, जाहिर सी बात है इस टाइम जो है वो बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है और तकरीबन 90 डिग्री बन रहा है, यानी इस पॉइंट के लिहाज से सही है। लेकिन अगर कॉन्सिडेंट के लिहाज से बात करें तो ये लाइन इसी लाइन के ऊपर होगी या ये लाइन इसी लाइन के ऊपर होगी। तो इस तरीके में ये होता है कि जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसी तरह का एक स्लोप का भी फार्मूला होता है। तो वहाँ पे भी नेचर होती है, यहाँ पे भी नेचर। अब होता ये है कि जैसे यहाँ लिखा है कि h² - ab = 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो आपके दोनों स्लोप एक जैसे आते हैं, और जब स्लोप एक जैसे आते हैं तो जिस तरह ये लाइनें एक जैसी खिंची हुई हैं तो ये सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, या जैसे ये नज़र आ रही हैं, लेकिन ये पैरेलल है क्योंकि लाइन के ऊपर से लाइन नहीं गुजर रही। लेकिन जो कॉन्सिडेंट लाइन होती है वो भी पैरेलल होती है, लेकिन उसमें कॉन्सिडेंट का मतलब ये होता है कि लाइन के ऊपर से ही लाइन जा रही है। तो ये अगर हमारे पास 0 होगा तो हमारे दोनों स्लोप सेम होंगे, और सेम होने की वजह से लाइन के ऊपर ही से लाइन गुजर रही होगी। तो एक ऑप्शन इसका ये होता है कि h² - ab = 0 है। और सेकंड ऑप्शन अगर परपेंडिकुलर पूछें, जैसे कि अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, तो इस सूरत में इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है। और जब 90 डिग्री बनता है तो हमारे पास होता यह है कि इसके 2 तरीके भी हो सकते हैं आपको MCQs पूछने के, कि देखें a + b = अगर 0 होता है तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और अब जैसे ये a है और ये b है, तो इन दोनों को ऐड करने पे अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लेकिन अगर आपको फर्ज करें इन दोनों पॉइंट के अलावा इस तरह से पूछ लें कि एक जॉइंटली इक्वेशन दें और देने के बाद ये कहें कि बताओ कि कौन सी इनमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फिर याद रखें कि a और b में से किसी एक की साइन जो है वो क्या होती है, चेंज होती है, और नंबर दोनों सेम होते हैं, यानी कि नंबर आपके दोनों के सेम होते हैं। आप जाहिर सी बात है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर ये 2 है तो ये -2 होगा तो रिजल्ट 0 होगा, अगर ये 5 है तो ये -5 होगा तो रिजल्ट 0 होगा। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि a और b दिया होगा तो यहाँ तो आपके पास b माइनस में दे देंगे या फिर आपको a माइनस में दे देंगे। तो इसका मतलब है कि इस तरह से भी ये पॉइंट पूछा जा सकता है, और नंबर भी हो सकते हैं। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो किसी एक की साइन उन्होंने चेंज करके दी होगी तो इस सूरत में वो आपके परपेंडिकुलर ही कहलाएगा।
या ये दोनों पॉइंट है ये आए हुए हैं, इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं आपको। और ये वाला भी पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है, इसमें एक ही लाइन दी हुई है स्ट्रेट लाइन, और कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर के लिहाज से बताएं कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर की लाइन कैसी होगी। तो यहाँ पे भी वही ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे इस तरह के साइन को चेंज करना होगा। 4 और 5 में से किसी एक की साइन चेंज होगी। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा हमें ब्लैंक की लाइन दी हुई है। ये क्यों दी है कि मैं दोनों लिहाज से बात करूँ। या तो इसका आंसर ये होगा कि 4 के साथ जो नंबर है उसकी साइन चेंज कर देंगे, बाकी पूरा सेम टू सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। और या फिर आपके पास क्या होगा कि 4x वैसे ही रहेगा, 5 की साइन बदल देंगे, मतलब 5y कर देंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, इसके लिहाज से कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। सबसे लास्ट में चूँकि 30 तक डिस्कस करने थे, लेकिन मेरी नज़र से एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं इसको 31 नहीं कह रहा है और करके एक और बार डिस्कस कर रहा हूँ कि ये भी कभी कभी आने वाला पॉइंट है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इफ लाइन कोलोनियर। अब देखो, एक लाइन अगर कोलोनियर कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन का एरिया कभी नहीं होता, क्योंकि कोलोनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट। लेकिन अगर ये नॉन कोलोनियर एक पॉइंट भी हो तो ये फिर ट्राइंगल बन जाती है, तो फिर लाजमी कोई ना कोई एरिया आता है। अगर इस तरह का ऑप्शन पूछ रहे हैं तो इसका एरिया आप 0 बताओगे। और अगर आपको एक फॉर्मूला है हमारे पास एरिया का डिटर्मिनेंट्स की सूरत में, कि अगर आपको इस तरह से पॉइंट्स दे रहे हैं तो बड़े छोटे छोटे नंबर्स देंगे, और एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर आपको ट्रिक पता है कि 1/2 होता है, यहाँ x1 y1 होता है, तो x1 की जगह आप 0 0 सबसे पहले लिखो, और यहाँ पे तीनों 1 होते हैं, और फिर यहाँ पे 1 1 और फिर यहाँ पे 2 और 3। तो याद रखो कि इस 0 से हमारा, जिस बच्चों ने ये पढ़ा है कि इस 0 का मल्टीपल ये 4 नंबरों का जो भी रिजल्ट आता है तो वो 0 कर देता है, ये भी 0 कर देता है। हमें सिर्फ इस 1 के साथ क्या करना है, एक तो ये कि पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो ये 1 के बाद ये जो 4 है नंबर, सिर्फ और सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका एरिया यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ से इसको जैसे हमने किया 3 1 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, तो 1 × 1 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको MCQs के इस तरह के ऑर्डर पे देते हैं। यकीनी तौर पे अगर इस तरह का 0 0 नहीं देंगे तो ये थोड़ा सा वर्किंग इसकी बड़ी हो जाती है। तो और सबसे पहले MCQs 31, और ये बार बार पेपर में आती है, और थोड़ा बहुत इसमें रद्द-बदल हो सकता है। तमाम स्टूडेंट ये देखें कि 4th चैप्टर बेसिकली डेरिवेटिव का है। fx फंक्शन में tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और हमें इसका डेरिवेटिव लेने को कहा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली tan इनवर्स cot इनवर्स का एक जैसा ही होता है। और अगर tan इनवर्स x हो तो ये 1/1 + x² होता है। और इसी को देखते हुए सिर्फ चेंज एक ही चीज़ का है कि यहाँ पे 4x² लिखा है, सिर्फ x नहीं लिखा। तो इसमें करना यूँ होगा कि जैसे हम यहाँ पे इसकी जगह फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो पहले तो फार्मूले फॉर्म में लेके आना है। 1 + x की जगह आपने 4x² लिख देना है, और उसके बाद इसका अपना भी स्क्वायर है x का, और उसके बाद जो है 4x² का डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव लेने के बाद 4 2 8, x की पावर 1 होगी, और dx कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर 8x/1/16 x की पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा, जिसे आप नोट कर लीजिएगा कि 8x और अपॉन में 1 + 16 x की पावर 4 इसका आंसर आ रहा है। और इसी तरह से कभी कभार इस तरह से दे दिया जाता है, fx का फंक्शन दिया हुआ है ln के साथ। और याद रखें कि ln जब भी दिया जाता है और डेरिवेटिव पूछा जाए तो ln के आगे वाला अपॉन में चले जाएगा। यानी कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते वो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी डेरिवेटिव यानी fx दिया है, ln हटाएंगे तो आगे जो भी लिखा है अपॉन में ले आएंगे। और फिर उसके बाद आपको ये तो कम से कम याद होना चाहिए कि sin x का भी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास cos x आ जाएगा। और इसको अगर कम्प्लीटली फाइंड आउट करें तो cos x अपॉन sin x आ रहा है, जो कि यकीनी तौर पे यहाँ पे cot x लिखा जाएगा, और यही आपको ऑप्शन दिया जाएगा, और cot x इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद इसको आगे हमने एक पॉइंट और लिया है, चूँकि 3 पॉइंट्स थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ दिए जा रहे थे। यहाँ पे साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यहाँ इन्वर्स, और यहाँ पे हमारे पास ln दिया है लेकिन आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें भी हमने यही करना है कि ln हटाएंगे, और जैसे पहले का है, और ये आपको हम ये प्रूव कर रहे हैं कि देखो अगर ln आता है तो
हमारे पास मतलब 3 MCQs है जिसमें ln आ रहा है, जिसे हर बच्चा अगर तरीके से समझेगा तो समझ जाएगा। देखो ln लिखा हो तो आगे जो भी है उसे अपॉन में ले जाओ, ठीक है ना। यानी आप इस तरह से याद रखो कि अगर छत पे है तो नीचे की मंजिल पे मतलब ग्राउंड फ्लोर चले जाओ और उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव ले लो। तो 3x यानी कि x³ का 3x² हो जाएगा। कांस्टेंट का तो आपको पता है 0 हो जाता है, जिसे लिखना भी नहीं चाहिए। 3x² अपॉन x की पावर 3 प्लस का 1, तो ये इसका आंसर आया, जिसे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हर बार मैं पहला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला सिलेक्ट करता हूँ और हर लिहाज से कवर करता हूँ, ताकि आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो जाए कि काफ़ी पॉइंट्स यहाँ से आए। अब 32 कर दिया भाई, 31 में चूँकि काफ़ी पॉइंट हो गए थे तो इसे 32 कर दिया है। और ये भी ln का प्रोसेस दिया हुआ है। और ln में जैसे ही हम डेरिवेटिव लेते हैं तो देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए तो f' लिखा जाता है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा कि हमें MCQs को जल्द से जल्द करना है। अब ln ख़त्म होगा तो क्या होगा, आपकी तरफ से आवाज़ आनी चाहिए लेकिन नहीं आ सकती, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर 2x आएगी। लेकिन याद रखें कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जब लिया जाता है तो वही आ जाता है। अलबत्ता अगर ये सिर्फ x होता तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट था या MCQs कंप्लीट था, लेकिन अगर इसकी पावर x की जगह 2x है तो 2x का डेरिवेटिव हम लेंगे तो 2 आएगा, और इस तरह ये एक्सपोनेंशियल दोनों कट जाएंगे तो आपके पास 2 इसका आंसर आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैंने जैसे कि बताई है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे x की वैल्यू 6 दे दी। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे तो कोई x आया नहीं, और फर्ज करें अगर x नहीं आया तो आप कह सकते हो कि x की पावर 0 हो तो वो भी 1 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे मैं x लिख दूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 लिख भी देता हूँ तो 6 की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा, तो 2 1 जा 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी MCQs। लेकिन चूँकि अगर यहाँ पे x कोई ना कोई पावर के साथ आता तो फिर वैल्यू ने उस पर असर करना था। अब आ जाते हैं 33 पॉइंट के ऊपर, और 33 पॉइंट आपके पेपर्स में कभी कभार आया हुआ है और इसके चांसेस हैं, और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को इस पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ कि ये आ सकता था और ये चंद साल पहले आया है और दोबारा भी आया। अब ये ताल्लुक है इसका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पे डेरिवेटिव के बजाय यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कहा है कि आप डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन आप बताएं। याद रखें कि जब f(x) के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन के साथ दिया है, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन जिसमें डोमेन ऑफ रैशनल पूछा जाए तो इस सूरत में हमें करना ये होगा कि डिनोमिनेटर में हमने देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू आए कि नीचे 0 हो जाए, और जिससे x की वैल्यू रखने पे 0 हो तो वो फंक्शन हमारे पास नहीं होना चाहिए। इस सूरत में अनडिफाइंड ये फंक्शन हो जाता है, और इसी वजह से हमने इसका आंसर लिखा है कि r का मतलब है तमाम रियल नंबर में से सिर्फ और सिर्फ माइनस कर दो जो इसको यहाँ पे 0 कर रहा है। अब x की जगह हमने खुद सोचना है कि वो कौन सा नंबर है जो रखने से 0 होता है। तो +1 है तो x यकीनी तौर पे -1 होगा, तो नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 होने के बाद यहाँ अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसकी जगह फर्ज करें एक बुक में ऐसा भी क्वेश्चन दिया है जो मिलता जुलता इससे होगा, तो ऊपर हमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इशू है तो हमें नीचे है। अब इस सूरत में देखें यहाँ पे x +1 हो रहा था, यहाँ सिर्फ x है, तो इसे 0 ही नहीं होना चाहिए। तो अगर इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि r माइनस कर दो इसमें से 0, यानी r का मतलब है रियल नंबर, तमाम वो नंबर जो कि सॉल्व होने की सलाहियत हो सकती है। मैथ्स के अंदर रियल कहने का मतलब होता है कि एक तरह से इंसान जिंदा है, यानी मैथ्स जिंदा है, ठीक है। रियल का मतलब है जिसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है, और अगर रियल ना हो तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, जो कि आगे चलता ही नहीं है। वो एक तरह से मैथ्स में बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक शख्स इंतकाल कर जाता है तो उससे कुछ भी कहा जाए लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देगा आपको। अब आगे चलते हैं, और ये आपके 2 पॉइंट्स हैं 34 और 35। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें से एक पॉइंट आपका आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास वो कौन सी कंडीशन है जिसमें f(x) हैव एक्सट्रीम वैल्यू निकाली जाती है। तो याद रखें 5.3 जिन बच्चों ने की है वो तमाम बच्चे जानते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम f'(x) = 0 रखते हैं। तो यकीनी तौर पे इस तरह के हमारे पास ऑप्शन होंगे, उसमें से f'(x) = 0 को हमें सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह 35 भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। और यहाँ पे कहा जा रहा है a function f(x) is maximum at x = a if dash। याद रखें एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के बाद हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं, और डबल डेरिवेटिव में
जब हम x की वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बाद हम एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के बाद निकालते हैं, तो उस सूरत में हमें हमारे पास f डबल डैश x को 0 से छोटा आना चाहिए। उस सूरत में ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। याद रखें कि अभी तो इसका आंसर ये है, और वो बच्चे जो बिल्कुल ये चैप्टर नहीं पढ़े हुए तो बस ये आप याद रख लें कि अगर आपसे मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू a वैल्यू पूछे तो आपने ये वाले ऑप्शन को यानी f डैश x लेस देन 0 को करना टिक। लेकिन इन केस अगर मैक्सिमम की बजाय मिनिमम नोट कर लें, मिनिमम हो, तो उस सूरत में आपका फंक्शन ये नोट किया जाएगा, क्योंकि मिनिमम में वैल्यू 0 से बड़ी होती है और मैक्सिमम में 0 से छोटी होती है। अब ये पॉइंट है जो कि आप लिमिट से भी कह सकते हो, और रह गया था और पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर हम इसमें भी इसको शामिल कर लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर काफ़ी मिलते जुलते हैं। याद रखें कि इसकी मैंने ये एक फार्मूला भी आप कह सकते हैं कि x की अगर लिमिट 0 है तो आपके पास ये किसके इक्वल है। लेकिन एक आपको ट्रिक मैंने बताई थी कि अगर आप ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव ले लो तो इससे क्या होगा कि आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऊपर भी हमने डेरिवेटिव ले लेना है और नीचे भी ले लेना है, और नीचे तो dx अपॉन dx कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और ऊपर भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल x के साथ आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट चूँकि 0 हो गया। लेकिन ये याद रहे कि इससे पहले भी ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, लेकिन x की अगर लिमिट 0 है तो आखिर में हमने e की पावर x के बजाय 0 यानी एक्सपोनेंशियल अगर 0 होगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इसको लाजमी कर लीजिएगा। अब इसके बाद चैप्टर नंबर आपका वहाँ से 5 स्टार्ट हो चुका है, जो मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यू, और ये भी आपका है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 से ताल्लुक़ है, और मैंने जिक्र भी किया था। अब यहाँ पे 37 MCQs में ये हो रहा है कि s इक्वल्स टू एफ टी देन डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज डैश। तो भाई ये MCQs के बहुत अच्छे पॉइंट हैं, और इस तरह के पॉइंट आने भी चाहिए और आते भी हैं। याद रखें कि अगर हमें स्पीड दिया है तो अगर हम उसका 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि d के ऊपर स्क्वायर है तो आप समझ जाएं कि 2 टाइम इसका डेरिवेटिव लिया है, तो इस सूरत में इसका जो है वो एक्सप्रेशन डेरिवेटिव से मालूम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पेपर में आ सकता है, और इसका ताल्लुक जो है आपका समझ लें कि 5.1 से है। और अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप नोट कर लें 38 के अंदर 10 का जो है वो डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए। तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, और हमने क्या करना है कि 10 की जो भी पावर होगी उसकी पावर में एक नंबर ऐड कर देंगे, और यही डिनोमिनेटर में प्रोसेस करते हुए हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 की पावर 3 x अपॉन 3। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पंखे के बगैर रिकॉर्डिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा पसीने के कतरे यहाँ पे गिर चुके हैं, तो भाई इस सूरत में तो एक अच्छा सा लाइक और कमेंट होना चाहिए। तो अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा अपना पसीने को खुश्क कर लिया जाता है ताकि ये मज़ीद पेज ख़राब ना हो। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप नोट करें कि बहुत ज़्यादा आता है, लाजमी करके जाइएगा। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे करना ये होता है कि 2 तरीके, या तो आप ज़बानी करें या फिर आप इसको सपोज करके करें। ज़बानी करना है तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास जो नीचे वैल्यू दी हुई है 1 + x², हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव क्या आएगा कि 1 तो 0 हो जाएगा और इसका 2x आ जाएगा और dx आएगा, यानी कि डेरिवेटिव लेने के बाद 2x और dx आएगा। अब करना यह है कि x और dx तो यहाँ पे मौजूद है और 2 आपके पास बाकी रह जाता है, तो इस सूरत में 1/2 फौरी तौर पे आप लगा दें, 1/2 लगा दें। और याद रखें कि इसका डेरिवेटिव x dx से मैच हो गया, लेकिन चूँकि ये डिनोमिनेटर में दिया है तो इसका आंसर जो है वो ln में आएगा। तो ln के बाद जो है अपॉन में अगर ऊपर लेके जाएं तो ब्रैकेट के ऊपर पावर -1 ऊपर आगे आ जाए, तो इस सूरत में ln हमें लेना होता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 1 + x², और ब्रैकेट के बाद हमने +c लिख देना है। तो इसके बाद ये वाला भी 40 वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, जो कि नीचे का पॉइंट था वो लिखने लगे थे, फिर इसको पहले आसान लिख दिया। तो इसमें यह कि इंटीग्रेशन में दिया हुआ है और एक नॉर्मल इंटीग्रेशन का फ़लसफ़ा दिया हुआ है, और एक नॉर्मली हमें पता है कि कोई भी फंक्शन दिया जाए और उसकी पावर अगर n हो और आगे उसका डेरिवेटिव यानी f(x) का डेरिवेटिव f'(x) मौजूद हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने इस फंक्शन की पावर में एक नंबर ऐड करना है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका कि f(x) ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा और पावर हमारी n+1, और अपॉन में भी चूँकि वही लिखना होता है n+1,
और प्लस सी लिख दिया जाएगा। और एक और पॉइंट पेपर में इस तरह से आता है, लेकिन इस सूरत में n की पावर को वो -1 मेंशन करते हैं। तो इस सूरत में ये हमारे पास बजाय ये न्यूमरेटर के ये डिनोमिनेटर में काउंट होता है, जैसे हमने ऊपर किया था। तो इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें कि इसका इंटीग्रेशन लेंगे और अगर n की पावर -1 करते हैं तो हमने करना क्या है कि इसमें जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर में सपोज करना है, और जैसे ही हम सपोज करेंगे तो इसकी पावर हमने लिखनी तो वही है, लेकिन ln की सूरत में आएगी कि ln और fx की पावर और जो n है वो वैसे ही रहेगी और ऊपर लगा दी जाएगी n और प्लस c करके हमें यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। और चूँकि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है f'(x) और सिर्फ ln करके हमें इसकी पावर fx और जो भी पावर दी है वो जाहिर सी बात है वो जो भी होगी वो अननोन वेरिएबल है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसे हम यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं, यानी कि ln fx की पावर n प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि तमाम वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। अल्लाह आपको कामयाब करे, तो आपसे हम इजाज़त चाहेंगे उम्मीद के साथ कि अल्लाह आपको कामयाब करे और हमारी मेहनत ज़ाया ना जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आने वाले भाइयों को, स्टूडेंट्स को, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि आप लोगों का तामुन होगा तो हम बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।